चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 5 चैप्टर है भारत का संविधान वाला पुस्तक में। इसमें देखते हैं विधायिका के बारे में देखते हैं। परिचय देखें तो भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। और विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करती है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे कार्य करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। आप भारत में संसद और राज्यों के विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी, जैसे विधायिका का क्या महत्व है और संसद के कार्य और शक्तियां क्या है, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद देखते हैं हमें संसद क्यों चाहिए। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। और संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे सदन में बहस होता है, बहिर्गमन होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति होता है, सरकार और सहयोग आदि। इससे ये अत्यंत जो चीज़ें हैं ये जीवंत रखते हैं और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी लोग मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। शासन का एजेंडा यह तय करता है कि शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू भी करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुत ही आवश्यकता होती है। और एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद के अपने जवाबों से संतुष्ट रखना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। आपने अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है। और फिर इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति है। उसके बाद देखें ये है खुद करे और खुद सीखे। 3 समाचारों पर विचार करें। अब यह सोचे कि यदि विधायिकाएं ना होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं और बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित रखने में कार्यपालिका सफल या असफल रही है। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है। 28 फरवरी 2002 केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों और कीमतों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। और इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 3830 रुपये है और प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। ऐसे ही कुछ दिया गया है उदाहरण। जैसे फिर 12 फरवरी 1963 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकतंत्र सभा में सर्वसम्मति ने सरकारी कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री PC सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदाय और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों में प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। और यह समय वाद विवाद करना ही वरना घाव पर मरहम लगाने का है। ऐसी ही एक और है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया है। फिर देखते हैं संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता होती है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है और राज्यों को विधायिकाओं को विधान मंडल कहते हैं। और भारतीय संसद में 2 सदन है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है
और विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है और एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधायक और नीति पर 2 बार विचार होता है और इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। ये पूर्णिमा बनर्जी ने कहा था संविधान सभा के वाद विवाद में इन्होंने कहा था कि उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति का उठापलट से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा देखें। राज्यसभा के बारे में देखते हैं तो सदन के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है और किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और सदन यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्विसदन में ज्यादा जनता वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अमेरिका के द्विसदन यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या निर्धारित कर दी गई और यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा। 1998.12 लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलता है और संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे जहां ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए और इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम राज्य को राज्यसभा में 1 सीट दी गई। और उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते और प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है और इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। अतः इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में भी जानते हैं और इसका व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी है तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे खुद सीखे में फिर आ गया है कि विभिन्न राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व की संख्या का पता लगाएं कि कितने हैं और एक चार्ट बनाकर 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा उस राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिखाइए। उसके बाद ये कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिक को मनोनीत करने का प्रावधान क्यों है और वे किसकी प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ खास योगदान देते हैं। देखते हैं लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है और इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं और लोकसभा और राज्यसभा की
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है और इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को राज्य से लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचित क्षेत्र है। यह संख्या 1971 की जनसंख्या से चली आ रही है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जा सकता है। और लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। और उसके बाद फिर है कि कुछ करके हम सकते हैं। और क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना में भारत के राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदा या नुकसान है? और 1971 की जनसंख्या से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी और क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होने चाहिए? देखते हैं संसद क्या करती है, विधायिका के क्या कार्य है, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं और क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? देखते हैं इसके बारे में। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं और आइए इन कार्यों को भी देखें। विधायी कामकाज देखें संसद की, तो संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है और कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद पराये कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधायकों को तैयार करने का वास्तविक काम को किसी मंत्री के निर्देश में नौकरशाही करती है। और विधेयक यानी जो कानून बना है, विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करती है। और कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता और संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या है, संसद के अन्य किसी सदस्य भी कोई भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों को पास होना संभव नहीं है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता यानी जिसने उसे चुना था, जनता के प्रतिनिधि उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। और इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा कार्य है वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कार्यों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है और संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा वास्तविक आय का वितरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही खर्च ज्यादा करे। संसद यह सब बजट वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। उसके बाद अगला कार्य है संसद के प्रतिनिधित्व का। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद अगला कार्य है बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। संसदों की किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है और इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। अगला कार्य है संवैधानिक कार्य संसद की। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है और प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। उसके अगला कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य। तो संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। उसका अगला कार्य है न्यायिक कार्य। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए राज्यसभा की शक्तियां के बारे में देखें तो ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका के
विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर है। और नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखिए। और एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। पहले लोकसभा की शक्तियां के बारे में देखें तो लोकसभा की शक्तियां में है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है लोकसभा। और धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों के वो प्रस्तुत और पारित करती है। उसके बाद कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की स्वीकृति देती है लोकसभा। और पूरक प्रश्न पूछकर और प्रस्तावित लाकर और विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है लोकसभा। और लोकसभा संविधान में संशोधन भी करती है। लोकसभा आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें अवर सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। और लोकसभा समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती हैं। उसके बाद राज्यसभा की शक्तियां देखें तो उसके बाद राज्यसभा की शक्तियां में है सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। राज्यसभा संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राज्यसभा कुछ प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और उसके बाद है यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। उसके बाद राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ में देखें तो आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और इसके उद्देश्य राज्य के हितों यानी शक्तियों का संरक्षण करना है। उसके बाद इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय यानी जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है उस विषय को राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। और इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और वहीं उसे संशोधित या स्वीकृति कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी गई है और संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्तियां होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। ये कहते हैं तो लोकसभा का खजाने पर नियंत्रण है और इसीलिए वह ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद देखते हैं संसद कानून कैसे बनाती है। संसद कानून कैसे बनाती है इसके तथ्य में देखें। संसद का मुख्य कार्य अपनी जनता के प्रति कानून बनाना है और कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कार्यक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर लिया गई है। और कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधायक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और इन अवस्थाओं पर गौर करें जो नीचे दिया गया है और आपको साफ साफ लग सकता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी और कठिन है। वास्तविक कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के होते हैं। ये है जनता की इच्छा। जैसे समिति रिपोर्ट देती है उसके बाद
फिर सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करती है। फिर सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। उसके बाद फिर विधेयक या तो पारित होता है या रद्द की जाती है, फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी कर देता है या इसे पर सुझाव भेजता है इसके लिए, या राष्ट्रपति के पास भेजेगा या इसके पहले होगा। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए फिर लौटा देता है। फिर उसके बाद विधेयक कानून बन जाता है। फिर एक प्रक्रिया यह है कि विधेयक के बारे में, तो विधेयक अगर धन्य विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद विधेयक समिति के पास भेजा जाता है और या उस पर सदन में चर्चा होती है। जनता की इच्छा यहाँ से है, पहले विधेयक से स्टार्ट होता है। विधेयक पर अगर विधेयक धन्य विधेयक नहीं है तो उससे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। फिर विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा की जाती है। फिर समिति रिपोर्ट देती है, फिर सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करती है। फिर सदन में विधेयक पर विस्तृत से चर्चा होती है। फिर विधेयक या तो पारित होती है, रद्द कर दी जाती है। उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। उसके बाद दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देती है या इसके सुझाव के लिए भेजती है। अगर जरूरी पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलानी हो तो बुलाई जाती है, नहीं तो उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है और उसे पुनर्विचार के लिए मंजूरी देगा या उसे पुनर्विचार के लिए भेज देकर मंजूरी दे देगा तो विधेयक कानून बन जाती है। ऐसी प्रक्रिया है। तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं और मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होती है, आइए इससे देखें। फिर यहाँ विधेयक के विभिन्न प्रकार है, जैसे सरकारी विधेयक है, निजी सदस्यों के विधेयक है, गैर विधेयक है, वित्त विधेयक है और सामान्य विधेयक भी है या संविधान संशोधन विधेयक भी है। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है और कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने या आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है और अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है और विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का इतना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए और इन व्यवहारिक बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर भी विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनने का कार्य शुरू होता है और विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो उसका प्रारूप विधि ये मंत्रालय बनाएगा और इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है जिस विषय पर विधेयक हो और उस विषय से जुड़ी मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करते हैं और किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अतिरिक्त संसदीय समिति से होती है और समिति की सिफारिश को सदन को भेज दिया जाता है। इस समिति में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इसी कारण इस समिति को लघु विधायिका भी कहते हैं और यह कानूनी निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है।
तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इनका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है और विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयकों को लोकसभा मान ली जा सकती है या नहीं भी। और उसके बाद अभी आर्टिकल 109 देखें तो इसमें है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया एक धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। उसके बाद हमने कहाँ पहुँचे और क्या देखा, हमने अभी तक क्या समझा कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बारे में। आपको क्या लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उसके बाद देखें संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। जिस दिल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगती है और ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है। जिस मंत्रिमंडल को कहेंगे कि सदन को वही मानना पड़ेगा जब संसद सक्रिय और सचेत होगी और तभी वह कार्यपालिका पर नियंत्रित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। और विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेषाधिकार का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की ज्यादतिया पर संसदीय नियंत्रण सफल है। उसके बाद संसदीय नियंत्रण में साधन देखें। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने की बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीके से करती है। बहस और चर्चा, कानून की स्वीकृति या स्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद देखें। तो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है और विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायक को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अवसर मिल सकता है। ऐसे अवसर निम्न है जैसे प्रश्नकाल में संसद के अधिवेशन के समय प्रतिनिधि प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। उसके बाद शून्यकाल आता है। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आती है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार और दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होती है और इसमें सदस्यों की सरकार की आलोचना
आलोचना करने तथा उसमें निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जाती है और इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होती है। उसके बाद कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में देखें। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूरी करने का अधिकार भी संसद के पास होता है और इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन जाता है और जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी और इस सहमति के लिए शासन दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर तोलमोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न, जैसे कि 1977 में जनता पार्टी को 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ और तब सरकार के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायत देनी पड़ी और अनेक विधेयकों के मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा में अस्वीकृत कर दिया गया था। उसके बाद वित्तीय नियंत्रण पर देखें। जैसे पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा ही की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण रखने की अवसर मिल जाती है और सरकार के लिए संसाधन स्वीकृति करने से विधायिका माना कर सकती है और ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारण पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक, महालेखक परीक्षक और संसद के लोक लेखा समिति के रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के दुरुपयोग को सुनिश्चित करना ही नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। अस्वीकार प्रस्ताव देखें। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा इन सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों का त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख पा सकी और इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार होना सुनिश्चित कर सकती है। परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदन बहस में रुचि रखते हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौते करने की इच्छा हुआ। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशन तथा इस समय होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति यानी कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों का बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही है, जिसमें वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रण करने की इस सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। उसके बाद संसदीय समितियां क्या करती है देखें तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान भी बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए
उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न भागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। और संसदीय समितियां यह सब कार्य करती है। और 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों में संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं और अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्च तथा उससे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। अस्थायी समिति के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समिति का भी अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान है और इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों का इस व्यवस्था में संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद में समितियों द्वारा किए गए काम में छीट-फूट बदलाव करके उनको मंजूरी देती है। और कानूनी नजरियों से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बना सकता है, किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूरी करती है। ये हैं एनवी गाडगिल। इन्होंने कहा था विधायिका की प्रकृति ऐसी है, उस पर मात्र प्रक्रिया संबंधी बंधन है, किंतु सारतः उस पर कोई बंधन नहीं है और संसद या विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं बांधी गई है। उसके बाद देखते हैं संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद मुबाहिसे का मंच है और बहस मुहाविसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी कामों को अंजाम देती है और यह समर्थन और अनुशासित ढंग से होनी चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं और सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। और एक और ये तरीके हैं कि सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा और विधायक या अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा। स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अत्यंत दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद में 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है और यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पक्ष जैसे मंत्री के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेता के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान देने अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे दल बदल कहते हैं। और विगत 20 वर्षों तक अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की है। निष्कर्ष देखें इस चैप्टर के। यहाँ आपने संसद के कार्यवाही का टेलीविजन पर आंखों देखा है प्रसारण, इसको जो हमें देखते हैं न्यूज में आता है। और आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न जाति के होते हैं, धर्म और संप्रदायों से आते हैं। वे प्राय एक दूसरे को प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे
देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं। और लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा कि यही संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधात्मक है और संसद के में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज्यादा प्रतिनिधियात्मक हो जाती है और इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है, जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। और संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है।